आज हम टेम्पलेट्स में कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे कि कंट्रोल फ्लो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं, कैसे हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं विद एम्प्टी टैग, कैसे हम विद यूज कर सकते हैं, साइकिल का क्या यूज होता है, फर्स्ट ऑफ का क्या जरूरत होती है, डेट करंट डेट निकालने के लिए नाउ कैसे यूज होता है, और हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं टेम्पलेट पार्सिंग, और ऑटो स्केप ऑन या ऑफ करने के क्या फायदे होते हैं, इसको किस तरीके से यूज होता है। इन सबको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पूरा कंट्रोल फ्लो आज आप जान पाएंगे। तो ये हमारा टेम्पलेट का तीसरा दिन है। तो आज हम एक नया प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट 7 करके। इसके अंदर मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है और इसके अंदर माई प्रोजेक्ट 7 भी है। और मैंने माई प्रोजेक्ट 7 के अंदर जो भी बेसिक सेटिंग होती है माई प्रोजेक्ट 7 के अंदर और ब्लॉग के अंदर करी हुई है। नॉर्मल हम अपना view.py में जाते हैं और व्यू और टेम्पलेट दो ही चीज हम क्रिएट करने वाले हैं। बाकी चीजें मैंने ऑलरेडी सेट करी हुई हैं। जिसको नहीं पता सेटिंग कैसे होती है, बेसिक सेटिंग, वो मेरा टेम्पलेट का स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करेगा, या फिर पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से देखना शुरू करोगे आप जेंगो की पूरी सीरीज, तो आपको इजी समझ आएगी। और बाकी जेंगो की सीरीज का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, वहां से आप पूरी सीरीज देख सकते हैं। यहाँ पे जाता हूँ, इसको हटाते हैं और यहाँ पे मेरे को डेट और टाइम की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डेट और टाइम इंपोर्ट कर लिया नॉर्मल। और मेरे को एक फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन का नाम मैं ब्लॉग लिस्ट रख देता हूँ, ब्लॉग अंडरस्कोर लिस्ट। यहाँ रिक्वेस्ट रख लेते हैं, रिक्वेस्ट, और रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न में रेंडर कर देते हैं जो भी हमारा HTML का टेम्पलेट था उसके साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट, यहाँ से इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट करना है। पहले पैरामीटर में रिक्वेस्ट होता है, दूसरे पैरामीटर में दूसरे उसमें हमारे ब्लॉक के अंदर जो भी HTML का फोल्डर है वो लिखा जाता है। जो भी वेरिएबल होते हैं, डायनेमिक वेरिएबल होते हैं, जो यहाँ से हम अपने HTML टैग में भेजेंगे, तीसरे पैरामीटर में हमें वो लिखना होता है। तो तीसरे पैरामीटर में क्या लिखना है हमें, इसमें लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट, सिंपल कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं। अभी कॉन्टेक्स्ट हम बनाएंगे। तो देखो मैंने ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग लिस्ट क्लिप बनाया हुआ है। तो हम एक क्रिएट कर लेते हैं। सेटिंग में जाने के बाद पहले देख लो आपने यहाँ क्या करा है, टेम्पलेट, इसको कॉपी करो, यहाँ से सेटिंग बंद कर दो, ब्लॉग में जाओ, ब्लॉग में जाओ और यहाँ से टेम्पलेट बना दो एक फोल्डर, और टेम्पलेट के अंदर एक ब्लॉग नाम का फोल्डर बनाना है। देखो ये ब्लॉग बनाना है। टेम्पलेट ऑटो डिटेक्ट कर लेगा सेटिंग के अंदर से, ब्लॉग आपने क्रिएट करा है। और ब्लॉग के अंदर एक फाइल बनानी है जिस फाइल का नाम लिखना है ब्लॉग लिस्ट। ठीक है, ब्लॉग लिस्ट डॉट HTML। तो ये हमारा बन गया हमारा HTML फाइल। और HTML फाइल यहाँ पे आपने इसको पाथ दे दिया है, जो मतलब रेंडर करेगा रिक्वेस्ट के साथ इस HTML फाइल को। बात रही तीसरे पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट की, तो कॉन्टेक्स्ट को आपने इधर करली ब्रैकेट में नहीं दिया कॉन्टेक्स्ट, तो आपको इसे नॉर्मल एक डिक्शनरी में देना पड़ेगा। तो मैं पहले लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट, सीधा इसी को कॉपी कर सकते थे अगर ऐसी बात है तो। अगर अब इसको आप ब्रैकेट में देंगे तो कॉन्टेक्स्ट भी ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिंपल कॉन्टेक्स्ट से काम चल जाएगा। दो तीन तरीके होते हैं इसको यूज करने के, मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, अब वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। अब इसके बाद मेरे को लिखना है पहले ब्लॉग। ब्लॉग के अंदर सिंपल इतना ब्लॉग लिखने के बाद यहाँ पे भी लिख दो आप, यहाँ पे लिख दो ब्लॉग, ब्लॉग्स। ब्लॉग्स का क्या है, ब्लॉग्स करके ब्लॉग्स लिख दिया, इसका मतलब इसका एक ब्लॉग्स मुझे और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉमा लगाओ, यहाँ से ऊपर एक ब्लॉग और बनाना पड़ेगा। ब्लॉग एक इस बार मैं लिस्ट के अंदर बनाऊंगा। ये देखो मैंने डिक्शनरी के अंदर बनाया था, ये लिस्ट के अंदर बनाऊंगा। ये जो डिक्शनरी थी ये इस लिस्ट को कॉल कर लेगा, यहाँ से ब्लॉग इससे यहाँ से कॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर विद इन करली ब्रैकेट मुझे दो तीन चीज़ें लिखनी है। पहला टाइटल लिखना है, टाइटल, टाइटल में जेंगो बेसिक। ठीक है, जेंगो बेसिक लिखा, और इसके अंदर इज अंडरस्कोर फीचर, इज अंडरस्कोर फीचर ट्रू लिख देंगे। और तीसरा जो हम पैरामीटर है, जो तीसरी एक चीज़ और लिख देते हैं इसके अंदर, ऑथर करके। तो ऑथर AUTH, ऑथर, ऑथर चाहे इससे हटा दो, इसको डेट और टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ ऑथर ऑथर चाहिए मुझे। तो इसके लिए ऑथर के लिए मेरे को लिख देंगे इसके अंदर, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, मोहित कुमार। ठीक है, ऑथर भी लिख दिया। इस तरीके से हमने एक फील्ड बना ली। ऐसी ही और फील्ड बना लेते हैं इसके नीचे करके, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तीन फील्ड हो गई हमारी। तीनों फील्ड को इस तरीके से हम यहाँ पे बंद करके, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे। तीन फील्ड हमने बना ली, एक में इस फीचर ट्रू लिख दिया और दो में इस फीचर फॉल्स लिख देते हैं। ठीक है, दो में इस फीचर फॉल्स, एक जेंगो एडवांस बेसिक रेस्ट फ्रेमवर्क,
एक में मोहित कुमार, एक में ऑथर का नाम ब्लैंक रख देता हूँ। ये सब चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये सब आपको समझाने के लिए है, मैं आगे चल के समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। एक में जैन रख लेते हैं, या फिर सोचो इसमें रख देते हैं अनु चौधरी। ठीक है, एक पे अनु चौधरी, एक पे मोहित कुमार, एक में ब्लैंक। ये हमने एक करके एक ब्लॉग बना लिया, तीनों ब्लॉग के हमने इसमें डिफाइन भी कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं टुडे। टुडे में डेट टाइम, और इसमें देखो अब मैंने लिखा डॉट नाउ। डॉट नाउ से मतलब करंट डेट की बात हो रही है। और एक ले लेते हैं HTML अंडरस्कोर कोड। HTML कोड में सिंपल इतना लिखते हैं वेलकम टू माई पेज। H1 टैग में लिख दिया या फिर H3 टैग में लिखो, जैसा भी लिखना है इस तरीके से लिख देते हैं। हमारा यहाँ से व्यू वाला काम खत्म हो गया। अब हम अपने HTML में आते हैं। दो ही फाइलें हैं हमारी जिनमें हमें चेंज करना है। HTML में एक नॉर्मल फॉर्मेट जो है प्रोजेक्ट 6 से उठा लेता हूँ मैं। यहाँ जाता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट इसको कॉपी करता हूँ। लिखने को हम खुद भी लिख सकते थे पर थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि HTML फॉर्मेट हमें हर जगह से आराम से मिल जाता है। तो यहाँ से इसका सारा कंटेंट, जितना भी कंटेंट है वो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया। और यहाँ से हम लिख देते हैं 3 टेम्पलेट है, आज का दिन 3 है तो #3 टेम्पलेट लिख दिया। अब इसको चेक और कर लेते हैं। H1 टैग में कुछ लिख लेते हैं, पहले ब्लॉग लिस्ट लिख देते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं। यहाँ से python3 manage.py रन सर्वर करते हैं। इतना करने के बाद देखो एक एरर आया, view.blog_detail। view.blog_detail इसको नहीं मिली। तो ब्लॉग डिटेल क्या है, इसमें व्यू में जाओ, व्यू के अंदर जाने के बाद URL में जाओ। URL में देखो पाथ है ब्लॉग डिटेल, इस नाम से हमारा वो बना हुआ है या किसी और नाम से बना हुआ था। व्यू के अंदर जाते हैं, इस नाम से हमें ब्लॉग डिटेल लिखनी थी। तो ब्लॉग डिटेल ऐसे आप ढूंढ सकते हो। और ब्लॉग डिटेल के अंदर ब्लॉग लिस्ट करके हमारा यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। देखो एकदम सही चल गया। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और इसको चला के देख लेते हैं कि देखो ब्लॉग लिस्ट यहाँ आ गया, तो मतलब हमारा एकदम कोड एकदम ठीक चल रहा है। तो यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हमने HTML में हमारा एक फील्ड दिख रही है तो हम सारे फील्ड पे अब वर्क कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो आज का काम था इफ एल्स सिखाने का था। कंट्रोल फ्लो में सबसे पहले आपको इफ एल्स सिखाता हूँ। इफ एल्स का जरा सा ओवरव्यू मैंने लास्ट वीडियो में दे भी रखा था, बट इसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। इफ एल्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स से पहले हम एक पी टैग के अंदर नॉर्मल देख लेते हैं कि कुछ हमें मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो नॉर्मल इस तरीके से पी टैग में हम कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टुडे। तो इस तरह से टुडे लिख सकते हैं और रिफ्रेश करके देखेंगे, देखो डेट दिख रही है और टाइम भी दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा कोड ठीक चल रहा है। अब इफ एल्स में आते हैं। इफ एल्स का लॉजिक कुछ इस तरीके का होता है। पहले आपको करली ब्रैकेट लगाना है, करली ब्रैकेट के अंदर आप परसेंटेज लगाओ, परसेंटेज के अंदर इफ एज ए कीवर्ड लिखना है, उसके बाद लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाने के लिए पहले आप view.py पे जाओ और फिर देख लो किस पे लॉजिक लगाना है, ब्लॉक्स पे लगाना है। तो पहले ब्लॉक्स को कॉपी करो, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के किस वाले फील्ड पे लगाना है, 0 1 2 जो भी फील्ड पे लगाना है वो डिजिट लिख दो। फॉर एग्जांपल मैं अभी 0 पे लगाता हूँ, फिर डॉट लिखता हूँ और किस 0 पे किस फील्ड पे, तो इस फीचर पे लगाना है। तो इस फीचर को यहाँ से कॉपी करो और इस फीचर यहाँ लिख दो। तो अब इसका मतलब क्या लगाया मैंने, इफ ब्लॉक के 0 पे इस फीचर अगर ट्रू होता है तो इफ वाली कंडीशन चले, अदरवाइज फॉल्स वाली कंडीशन चले। तो ये हमने अपना इस तरीके का यहाँ पे कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको बंद और कर लेते हैं। तो कैसे लिखोगे, एंड इफ। एंड इफ करने से जो इफ है वो यहाँ से बंद हो जाएगा। अब इसके बीच में हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं। लॉजिक में पहले मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसी तरह के लिख देता हूँ, H2 में फीचर्ड ब्लॉग blog.0.title आ जाए, जिसमें फीचर ब्लॉग लिख के आ जाए। इसमें एक एल्स और होता है। एल्स करने के लिए इसी तरीके से एल्स लिखना होता है। नॉर्मली एल्स भी एक कीवर्ड है। और इसके अंदर H2 में नो फीचर्ड ब्लॉग आ जाए। नो फीचर्ड ब्लॉग में इस तरह से आएगा, इसी तरीके से लिख लो, blog.0.title। फीचर में अगर ट्रू मिलता है तो फीचर वाले ब्लॉग आएंगे, अदरवाइज नो फीचर वाले ब्लॉग आएंगे। चलो इसको चला के देख लेते हैं किस तरीके का हमें दिख रहा है। तो देखो अभी फीचर ब्लॉग में जेंगो बेसिक आ गया। जो जो ट्रू था, जहाँ जहाँ ट्रू था सिर्फ अपना जेंगो बेसिक आया है। एक नॉर्मल एक लॉजिक 0 की जगह 1 लिख लेते हैं, यहाँ भी 1 लिख लेते हैं और यहाँ भी 1 लिख लेते हैं। फिर अब ये फॉल्स वाली कंडीशन चलेगी तो ये वाली चीज़ आनी चाहिए, नो फीचर ब्लॉग लिख के। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो नो फीचर ब्लॉग करके आ गया। तो इस तरीके से हम अपना इफ एल्स कंडीशन को लगा सकते हैं इजी वे में। अब क्या है, फोर लूप को यूज़ करते हैं, इसी के अंदर एम्प्टी लूप भी यूज़ करना सिखाता हूँ मैं।
तो इस तरह से मैं इसको कमेंट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लूप, यूएल करके ले लेता हूँ और इसमें बंद भी कर देते हैं यूएल को, यूएल इस तरह से बंद कर दिया। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं इसको बनाऊंगा, तो इसके अंदर पहला काम क्या है, मुझे इस तरीके से मुझे परसेंटेज लेना, परसेंटेज, और अब लिखूंगा देखो फोर, ये फोर रिजर्व कीवर्ड है, जो भी गुलाबी गुलाबी दिख रहा है आपको वो रिजर्व कीवर्ड है, तो उनका मतलब उनको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब किसी को भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फोर ब्लॉक करके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फोर ब्लॉक एक वेरिएबल लिया, इन किस पे फॉर लूप चलाना है, यहाँ से उठाओ इस ब्लॉक्स पे फॉर लूप चलाना है, तो इसकी इस लिस्ट पे फॉर लूप चलाएंगे, इन ब्लॉक्स, फोर ब्लॉक्स इन ब्लॉक। ठीक है, इस पे लूप चला रहे हैं अभी हम, और इसके अंदर हम एल आई ले देते हैं, एल आई के अंदर कुछ दो चार चीज़ें ले लेते हैं, देखो ब्लॉक का कंटेंट लेना है हमें, या फिर ब्लॉक का टाइटल लेना है, जो भी चीज़ है आप इस तरह से ले सकते हो, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ले लेता हूँ। इसी के अंदर फोर फॉर लूप डॉट काउंटर, काउंटर COUNTER, काउंटर ले लेते हैं, अभी मैं बताऊंगा काउंटर की क्या ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ब्लॉक डॉट टाइटल और ब्लॉक डॉट ऑथर। ठीक है, इतना लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखो एक एम्प्टी टैग और ले लिया मैंने। एम्प्टी टैग का मतलब क्या है, अगर ब्लॉग के अंदर कुछ नहीं है, फॉर एग्जांपल ब्लॉग लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, तो यहाँ पे लिस्ट में लिख दो नो ब्लॉग अवेलेबल, और लास्ट में लिखना है एंड इफ। देखो जिससे हमने शुरू किया है ना फोर, उसी के आगे आपको एंड लिखना पड़ता है, जब यहाँ से आपका लूप खत्म हो जाता है। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर दे करो डॉक्यूमेंट को, तो थोड़ा सा जो स्पेस होता है वो ठीक कर देता है। अब यहाँ पे जाते हैं, हम चला के देखते हैं, तो देखो इस तरीके से आपका अब बन के आ जाएगा अनऑर्डर लिस्ट। पहले में जेंगो मोहित, इसमें कोई ऑथर नेम था नहीं तो आया नहीं, इसमें जो ऑथर नेम था अनु चौधरी, इस तरह से आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप उसके जो टाइटल था टाइटल देख पा रहे हैं, ये ऑथर नेम देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो मैंने काउंटर क्यों लिखा था, ये काउंटर, इस काउंटर का मतलब है फॉर लूप डॉट काउंटर का मतलब 1 2 3, ये काउंट करके बताया था किस किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो काउंटर स्टार्ट होता है 1 से, याद रखना, अदरवाइज जो हमारी लिस्ट स्टार्ट होती है इंडेक्स 0 1 2, और काउंटर का इंडेक्स शुरू होता है 1 2 3, इस तरीके से होता है। ठीक है, नॉर्मल आपको समझ आ गई। अब क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है विद टैग को कंट्रोल फ्लो में क्या यूज होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो पहले मैं इसको नॉर्मल कमेंट लिख के यहाँ पे विद लिख देता हूँ। विद मैं किससे यूज करूंगा, मैं विद के लिए मानो कि एक तरीके से समझ लो कि जो आपकी जो लिस्ट है ना, जो ये लिस्ट है, इसको बताता है ये किस, इस लिस्ट की लेंथ क्या है, विद के थ्रू आप ये जान सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ करली ब्रैकेट और इसके अंदर परसेंटेज के बीच में विद लिखता हूँ, देखो विद एक कीवर्ड है जो रिजर्व कीवर्ड है, जो गुलाबी कलर में रिजर्व कीवर्ड है। यहाँ पे टोटल ब्लॉक, टोटल ब्लॉक का क्या मतलब है कि ये मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल इज इक्वल टू ब्लॉक डॉट लेंथ, तो ब्लॉक डॉट लेंथ नहीं लिखा मैंने, ब्लॉक पाइपलाइन, पाइप ब्लॉक पाइप लेंथ, ये मेथड है किसी की भी लेंथ निकालने का विद द हेल्प ऑफ विद। ठीक है, इतना आपने विद लिखा। अब पी टैग में जैसे कि आपने ये वेरिएबल बनाया था, इस वेरिएबल को इस तरीके से आप रैप कर सकते हैं किसी भी पी टैग में, और जो हमने विद स्टार्ट किया है तो विद को एंड भी करना जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, तो एंड विद जरूर कर दें, क्योंकि जो चीज़ आपने स्टार्ट की है उसको एंड जरूर करना है, जब ही आपका ये चीज़ दिखेगी। ठीक है, यहाँ से जाते हैं अपने इस पे चलते हैं और देख लेते हैं, ब्लॉक जो थे 3 थे, तो इसने देखो विद ने बता दिया कितने ब्लॉक थे, हमारे 3 ब्लॉक थे। तो नेक्स्ट पे आते हैं साइकिल। अब मैं बताता हूँ ये साइकिल किस तरीके से यूज होती है, टेबल के रो में, और अल्टरनेटिव कलर कैसे बना सकते हो साइकिल का यूज करके, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसको आप ध्यान से समझना। इसमें क्या मैं लिख रहा हूँ, साइकिल, देखो मेरे को साइकिल यूज करनी है, तो साइकिल को मैं टेबल के साथ ही यूज करता हूँ। पहले मैं एक H2 बना लेता हूँ, H2 टैग बना लेता हूँ, इस पर लिख देता हूँ मैं ब्लॉक्स इन टेबल। ठीक है, नॉर्मल एक H2 टैग लिख दिया। इसके बाद H2 टैग के बाद इससे पहले एक HR टैग और लिख देता हूँ, थोड़ा सेपरेट हो जाएगा ये। HR टैग से देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। HR टैग के बाद देखो ब्लॉग इन टेबल लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद मैं टेबल लिखता हूँ। टेबल तो आपको सबको पता ही है, टेबल जो है फॉर्मेट है HTML का। ठीक है, टेबल लिखा, और टेबल में बॉर्डर दे दो 1, फॉर एग्जांपल अभी पूरा नहीं लिखते, इतना ही लिखते हैं, टेबल में बॉर्डर दे दिया मैंने 1, और इसी के अंदर मैंने सेल पैडिंग भी दे देता हूँ, सेल पैडिंग, और सेल पैडिंग या सेल्फ स्पेसिंग जो भी है, ये देखो CSS के लिए यूज होता है, इसको हम बाद में समझेंगे कैसे कैसे यूज हो रहा है। गिटहब कोपायलट ठीक काम कर रहा है, इसका मतलब ये सारा कोड अब समझ पा रहा है, तो ठीक है, सेल पैडिंग दे दी और सेल स्पेसिंग दे दी। ठीक है, नॉर्मल एक टेबल बनाया, और इस टेबल को यहाँ से हम बंद भी कर लेते हैं, टेबल, इस तरह से हमने टेबल बंद कर लिया है। ठीक है,
नॉर्मल एक टेबल बना दिया। इस टेबल के अंदर अब मेरे को परसेंटेज में देना है अपना फॉर लूप लिखना है इसके अंदर। इस तरह से मानो इसमें लिख दिया फॉर ब्लॉग इन ब्लॉक्स। इस तरह से हमने एक फॉर लूप बनाया। अब टेबल था तो एक टेबल रो भी होगा, टेबल रो बनाते हैं। टी आर, टी आर मतलब टेबल रो। आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, टेबल रो में भी स्टाइल लिखनी है। स्टाइल कैसे कैसे लिख सकते हो, बैकग्राउंड कलर लिख लो, इस तरह से देखो बैकग्राउंड कलर लिख लो। मैं बता देता हूँ, देखो स्टाइल में देखो मैंने बैकग्राउंड कलर करके इस तरह से CSS लिख सकते हैं। अभी देखो मैंने आपको CSS समझा ही नहीं है, बट थोड़ा बहुत आप ओवरव्यू लेते चलो। CSS पे वैसे माइंड मत करना, मैं CSS बहुत अच्छी तरह समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम CSS टेलविंड के थ्रू लिख सकते हैं, इसमें किस तरह से हम CSS बूस्ट टाइप के थ्रू लिख सकते हैं, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। तो डोंट वरी, आप ये समझ लो कि स्टैटिक CSS, इनलाइन CSS आप कैसे लिख सकते हैं। CSS लिखा, CSS के अंदर देखो यहाँ है जो साइकिल मेथड है आपका। मैं इतना अभी टेबल डेटा हटा देता हूँ, मैं अभी TR पे ही रहता हूँ, फोकस करता हूँ। तो देखो हमने स्टाइल लिखा, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर के लिए मेरे को साइकिल यूज करनी है। देखो तो साइकिल लगाई मैंने लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन की, अल्टरनेटिव चले, पहले लाइट ब्लू आए, फिर लाइट ग्रीन, फिर लाइट ब्लू, फिर लाइट ग्रीन। इस तरीके से अल्टरनेटिव आपके टेबल को ये देती रहेगी। अभी आप समझोगे नहीं, जब मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा जब आपको समझाऊंगा ठीक से। टेबल डेटा में देखो मैं 3-4 चीजें मैं टेबल डेटा में लिख लेता हूँ। ये देखो काउंटर तो आप सभी को पता है 1 2 3 के लिए होता है। टाइटल ये हो गया, ऑथर हो गया, तो इतना ही ठीक है, इतने से ज़्यादा नहीं। इतना मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट भी कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। नहीं फॉर्मेट नहीं करते, छोड़ो, ये क्लोज करना नहीं भूलना, नहीं तो एरर आएगा। और इसको उठा लो 4 एंड 4, इस तरीके से इसको क्लोज भी करना है। तो अब राइट इसको अब रिफ्रेश करते हैं, तो देखो आपकी जेंगो टेबल कितनी बढ़िया कलरफुल बन गई। पहले में बेसिक में ये कलर, एडवांस में ये कलर, फिर ये कलर। तो अल्टरनेटिव कलर जो है साइकिल के हिसाब से आपको रिप्रेजेंट। अगर इसमें मल्टीपल्स होती जितनी भी रो हैं, जितने भी टेबल हैं, वो अगर फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आता, अगली बार ग्रीन आता, फिर ब्लू आता, फिर ग्रीन आता, फिर ब्लू आता, इस तरह से साइकिल ये चलती रहती है। तो बेसिकली मेरा मोटिव था आपका टेबल में साइकिल में बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं ये बताने का, वो इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, एक और इसी में ही बता सकता हूं मैं एक चीज और, फर्स्ट ऑफ क्या होता है, फर्स्ट अवेलेबल वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट अवेलेबल वेरिएबल, चलो इसमें नहीं, थोड़ा सा अलग से ही बताते हैं। इसको कमेंट करते हैं, इसमें लिखते हैं फर्स्ट ऑफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ बताने वाला हूँ अभी मैं आपको। इसमें क्या है, एक पी टैग ले लो, नॉर्मल एक पी टैग ले लिया। तो इसमें लिख लो ऑथर, ऑथर करके करली ब्रैकेट लगाता हूँ, सिंपल करली ब्रैकेट। यहाँ से करली ब्रैकेट बंद करा और यहाँ पे मैं पी टैग भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर मुझे परसेंटेज लगानी है, परसेंटेज लगाई मैंने, और यहाँ लिखना है मुझे फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ। फर्स्ट ऑफ लिखा, फर्स्ट ऑफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग, ब्लॉग डॉट वन डॉट ऑथर। ऑथर की स्पेलिंग देख लो एक बार, ये है ऑथर। ठीक है, इतना लिखने के बाद अभी आपको ब्लॉग डॉट वन डॉट ऑथर लिख दिया, एनोनिमस। ठीक है, अब देखो अगर ब्लॉग वन डॉट ऑथर का आपको नाम लिखना है कुछ भी, तो जैसे कि इसमें कोई नेम नहीं है, इसमें कोई नेम नहीं है, और इसमें मैंने एनोनिमस लिख दिया उसका नाम, या फिर ABC लिख दिया है, तो आपको ये चीज़ चाहिए फर्स्ट ऑफ में। तो आप रिफ्रेश कर दो नॉर्मली, तो आपके ऑथर का नाम यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ऑथर का नाम ना हो तो अपने आप भी आप फर्स्ट ऑफ यूज़ करके, टैग यूज़ करके आप ऑथर का नाम या किसी चीज़ को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब बात रही करंट डेट की, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नाउ डेट फॉर्मेट में क्या होता है, देखो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये आपकी करंट डेट और टाइम को अपडेट करता रहेगा। ये आज की डेट है, ये टाइमिंग है, इस तरीके से आपकी ये चीज़ें दिखाता रहेगा। ठीक है, करंट डेट वाला काम खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम VARBATIM, इसका क्या यूज़ होता है इसको देख लेते हैं पहले। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है, आपको ये आना ही चाहिए। तो इसमें VARBATIM इतना लिख देता हूँ। पहले मैं इसको समझाता हूँ इसमें होता क्या है। जेंगो का जो जो जेंगो है ना, वो वेरिएबल समझने के लिए क्या यूज़ करता है, इस तरह से डबल डबल करता है, इस तरीके से यूज़ करता है। इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो वेरिएबल कंसीडर करता है, मतलब ये रीड नहीं करता इन चीज़ों को। तो VARBATIM से क्या होता है, ये जेंगो इसको वेरिएबल नहीं समझता, इसको नॉर्मल टेक्स्ट समझता है। इसलिए कभी कभी इशू आता है, ये टैग भी लिखने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे UI डिजाइनर ने बना के दे दिया, ये टैग चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हमें वर्बेटिम यूज़ कर सकते हैं। वर्बेटिम से क्या है कि आप उन टैग का एज ए वो HTML समझेगा, एज ए स्ट्रिंग समझेगा, इस तरह से मान लो, इस तरह से कि अभी मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल लिख देता हूँ इस करली ब्रैकेट के अंदर,
ये VRBATIM। अब इसके बाद एक पी टैग बनाता हूँ। पी टैग में ऑथर में लिख देता हूँ blog1 डॉट ऑथर, ठीक है। और इसको एंड कर देता हूँ वर्बेटिम को। अब चला के देखो, अब जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो नीचे देखोगे तो blog1 डॉट ऑथर ये पूरा पूरा छप के आ गया, ना कि ऑथर का नेम आया। तो ऑथर का नेम नहीं आने दिया, इसको एज ए स्ट्रिंग मान लिया इसने, एज ए पार्ट ऑफ पी टैग। ये मान लिया एज ए पार्ट ऑफ पी टैग है। ये कोई वेरिएबल नहीं है, कोई डायनेमिक वेरिएबल नहीं है। वर्बेटिम से मतलब क्या होता है, चीज़ें ये आपको इस तरीके से दिखाता है कि जो आपने करली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिख रहे हो ना, वो एक एज ए टेम्पलेट पार्सिंग की तरह ही हो जाता है। कि इसमें देखो, जैसे कि मैंने बताया था, वर्बेटिम से इग्नोर कर देता है टेम्पलेट पार्सिंग को। ये टेम्पलेट पार्सिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑटो एस्केप, ठीक है। ऑटो एस्केप, ऑटो एस्केप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर आपको ऑटो एस्केप का मतलब समझ आएगा, अभी आप जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को अटैकर से या फिर हैकर से, डेटा लीक से, सेशन हैकिंग से, फिशिंग अटैक से, जो भी है, डीडोस अटैक से जो भी है, आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो आपको ऑटो एस्केपिंग पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं H2 टैग में ऑटो एस्केपिंग इस एग्जांपल लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक पी टैग ले लेते हैं। पी टैग में मैं समझाता हूँ, देखो कैस क्या होता है। तो इसमें लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट। नॉर्मली हम अपने करली ब्रैकेट के अंदर, डबल करली ब्रैकेट के अंदर, तो डिफ़ॉल्ट में भी मैं डिफ़ॉल्ट के बाद मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेफ स्केप, ठीक है। सेफ एस्केप्ड है ये, ईडी लगा देते हैं। और इसके अंदर देखो मैंने एक चीज़ बनाई थी यहाँ पे HTML कोड। इस HTML कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम सिंपल पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये प्रिंट में किस तरह से दिख रहा है। तो ये पी टैग लगाया और इसको चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो देखो आपको पूरा का पूरा H1 टैग पूरा उठ के दिखा दिया है यहाँ पे, जैसा कि हमारा H1 टैग था। तो इसमें क्या है, इसका मतलब है टैग जो है आपका वो टेक्स्ट बन जाएगा। मतलब कि जो भी इसमें दिया है मैंने H1 टैग में या फिर बी टैग में या बोल्ड टैग में, जो भी चीज़ दिया है हमने वो नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं H1 टैग को ना यहाँ बोल्ड ही लिख लेता हूँ, बी लिख लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये बोल्ड टैग बन के आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें रिफ्रेश करते हैं तो वही सब बी बन के आ जाता है। ये अपने टेक्स्ट को बोल्ड नहीं बनाता, तो इसका मतलब क्या है, ये सेफ है। इसी तरीके का बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, ऑटो एस्केप ऑन रहता है जेंगो में। तो इसका मतलब ये सेफ रहता है, आपका ब्राउजर सेफ है इससे। इसको आप फोर्सफुली ऑफ करोगे ना, तो ये इस आपके लिए खतरा बन जाएगा। मैं फोर्सफुली ऑफ करके दिखाता हूँ इसको कैसे ऑफ करते हैं। जैसे आप सेफ चाहते हो तो सेफ लिख भी सकते हो इस तरीके से। इस तरह से आप जैसे ऑटो स्कोप ऑफ करोगे तो ऐसे सेफ भी लिख सकते हो। जैसे आप सेफ लिखोगे तो देखो इस तरीके से यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा। तो इस तरह से भी ऑटो स्कोप ऑफ हो जाती है अगर पाइपलाइन के बाद सेफ लिखते हो। तो ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप होल है। अगर पी टैग की जगह इनपुट टैग होता तो यूज़र अपना कोई डेटा इंजेक्ट कर देता, अपनी इमेज या फिर अपना सॉफ्टवेयर इंजेक्ट कर देता इसमें। एक तरीका और है, इस तरह से लिखते हैं और डॉलर लिखते हैं और इसके अंदर लिखेंगे हम ऑटो स्केप ऑफ, इतना लिखना है, ऑटो स्केप ऑफ। और इसके बाद हम कोई भी पी टैग लिख दो और ऑटो स्कोप यहाँ पे और एंड ऑटो स्केप लिख देते हैं। तो इस तरीके से लिखते हैं तो भी हमारा इसी तरीके से आउटपुट दिखता है। तो ये दोनों तरीके हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि कोई भी अपना कोड इसमें इंजेक्ट कर सकता है। अगर इनपुट फील्ड की बात करें, अगर यूज़र इनपुट दे पाएगा तो, इसलिए ही जेंगो ने ये ऑटो ऑन रखा हुआ है। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ऑन रखते हैं, ऑटो ऑफ नहीं करता है जेंगो। तो इस तरीके से आपको बस समझ आना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है और किस तरह से काम करती है, क्योंकि इंटरव्यू में भी ज़्यादातर ये चीज़ें पूछ लेता है कि ऑटो स्केप होता क्या है, उसको ऑफ रखना चाहिए, ऑन रखना चाहिए। जेंगो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखता है या ऑफ रखता है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप कंट्रोल फ्लो में आपको टैग्स को ईज़िली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनहेरिट और स्टैटिक के बारे में बताऊंगा आपको कि टेम्पलेट में इनहेरिट और स्टैटिक किस तरीके से काम कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये पहली एक ऐसी सीरीज़ है जो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। और मैंने इतना डिटेल में समझाया है कि कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें इंटरव्यू में सिखाऊंगा, मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी सिखाऊंगा, प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, ई-कॉमर्स जैसे बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ मैं इसमें, और भी बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो ये समझ लो कि जेंगो हर तरीके से आपको समझ आने वाली है। तो ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।